मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा कॉन्सेप्ट वही 11th में डेट्स का चल रहा है। डूबल रेट मतलब पैसा जो डूब जाता है, डूबने का मतलब इसके वसूल होने की अब कोई संभावना नहीं है, रियलाइज होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, पैसा डूब गया। अब तक हमने पढ़ा कि सारा पैसा डूब गया, जितना हम मांगते थे पूरा का पूरा पैसा डूब गया। आज के कॉन्सेप्ट में हम बात करने वाले हैं उससे कुछ एडवांस की। उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीजें क्लियर करता हूँ। जैसे एक वर्ड आया था हमारा इंसॉल्वेंट, इसको अपन दिवालिया बोलते हैं। तो दिवालिया क्या होता है, उसकी स्थिति को मैं आज थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ कि इंसॉल्वेंट होता क्या है। बहुत सारे लोगों को बिजनेस करते समय पैसे की नीड होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। तो ऐसा व्यक्ति अपने मिलने वालों से, रिश्तेदारों से या अपने दोस्तों से या बैंक से कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर के बिजनेस को करता है और टाइम टू टाइम लोगों से क्रेडिट पे गुड्स भी यूज करता है या कह सकते हैं कि गुड्स भी टाइम टू टाइम परचेज करता है। बात को कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। थ्योरी का थोड़े ज्यादा कॉन्सेप्ट है आज के वीडियो में, कुछ नया प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट भी रहेगा। थोड़ा सा आपको सीन को क्लियर करना है कि हम करना क्या चाहते हैं, कि इंसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है, इंसॉल्वेंसी क्या होती है, दिवालिया क्या होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए पैसा चाहिए होता है और जब भी कोई नया आदमी बिजनेस करता है तो वो पैसे का अरेंजमेंट या तो खुद के पास से करता है, लेकिन मोस्टली लोगों के पास में खुद का पैसा नहीं होता है। तो ऐसे केस में वो लोग बाहर से कर्ज लेते हैं। कर्ज किससे लिया जा सकता है, अपने किसी मिलने वाले से, परिवार से या फिर बैंक से जो है वो कर्ज लेकर के बिजनेस करता है। अब ऐसी स्थिति में अगर बिजनेस अच्छे से चल जाता है तो उनका पैसा पे करने के लिए कैपेबल होता है, क्योंकि उस पैसे से वो क्या करता है कि वो असेट खरीदता है, वो पैसा वो कहीं और नहीं लगाता है। अब जैसे किसी को एक बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी और 10 लाख रुपए का उसने बैंक से कर्जा लिया, लोन लिया। तो अब ऐसी स्थिति में उस 10 लाख रुपए का क्या करेगा, उस 10 लाख रुपए से वो असेट क्रिएट करेगा, मतलब संपत्तियां बनाएगा, चाहे बिल्डिंग बनाए, चाहे मशीनें खरीद के लाए, चाहे अदर कोई इक्विपमेंट। तो ऐसे केस में उसने बिजनेस शुरू कर दिया। अब बिजनेस अगर अच्छा रन करता है तो उससे इनकम जो होती है उससे वो धीरे धीरे उन कर्जों का भुगतान करता है या उन लोन को पे करता है या वो लायबिलिटीज होती है उनको पे करता है। लेकिन बहुत बार बिजनेस में बहुत से लोगों को नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है। ऐसे केस में उसने जो पैसा लगाया था एज ए कैपिटल, वो कैपिटल भी धीरे धीरे घटती जाती है और वो जो असेट होती है वो भी कम रहती है, लेकिन जो लोन की लायबिलिटी है वो बढ़ी हुई रहती है, ज्यादा रहती है। ऐसे केस में वो व्यक्ति जो है वो भुगतान करने की स्थिति में, पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं होता है और ऐसी स्थिति में उसको बिजनेस मान लीजिए बंद करना पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने पहले किसी से कर्ज लिया था और अब वो कर्ज देने की, कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या सिचुएशन बनेगी, लोग तो उसकी पिटाई करेंगे और पिटाई करके अपना पैसा वसूल करेंगे। तो ऐसे केस में वो व्यक्ति क्या करता है कि कोर्ट में एक इंसॉल्वेंसी की अर्जी देता है, एक एप्लीकेशन देता है कि मुझे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, मेरे पास मेरे ऋणों का, मेरे लोन का पेमेंट करने की मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है, या मेरे पास कोई संसाधन ऐसा नहीं है, या मेरी जो संपत्तियां हैं वो इतनी नहीं है जिनसे मैं मेरे दायित्वों का भुगतान कर सकूं। ऐसे केस में कोर्ट क्या करता है कि उसकी जो भी संपत्ति होती है, कुछ ना कुछ तो संपत्ति होगी ना उसके पास बिजनेस की या उसकी पर्सनल एसेट, तो उनको कोर्ट अपने कब्जे में ले लेता है, अपने अंडर में ले लेता है। और फिर कोर्ट क्या करता है कि एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करता है, किसी बाहर के पर्सन को, जो उन संपत्तियों को बेचे और उससे लायबिलिटीज का प्रोपोर्शनेट पेमेंट करे। प्रोपोर्शनेट का मतलब समझा देता हूं हिंदी में मैं, आनुपातिक रूप से भुगतान करे। अब आप एक चीज सोच के चलो, एक व्यक्ति की 5 लाख रुपए की तो संपत्तियां हैं, कितने की संपत्ति है, 5 लाख की, और दायित्वों का भुगतान, लायबिलिटीज का पेमेंट करना है उसको 8 लाख रुपए का। ऐसे केस में 3 लाख रुपए तो उसके पास है ही नहीं, संपत्तियां 5 लाख की और दायित्व तो है 8 लाख के। ऐसे में अगर वो व्यक्ति खुद उन संपत्तियों को बेच करके भुगतान करेगा तो वो सबसे पहले किसका भुगतान करेगा बताओ, अपने मिलने वालों को, रिश्तेदारों का, बैंक का तो नहीं करेगा ना, क्योंकि इंसॉल्वेंट तो हो ही गया, कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। ऐसे व्यक्ति से कुछ अधिकार छीन लिए जाते हैं, उसको कुछ राइट्स नहीं होते, मतलब ना तो वो जीवन में कभी चुनाव लड़ सकता है, ना उसी क्षेत्र में उसी प्रकार का कोई बिजनेस कर सकता है। तो ऐसे कई राइट्स उससे छीन लिए जाते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन को होते हैं, वो इंसॉल्वेंट पर्सन को नहीं होते हैं। उसके एवज में उसके कुछ ऋणों का वो माफी ले दी जाती है, वो भुगतान
प्रदान करने की स्थिति में नहीं होता है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि अगर उसके पास खुद वो असेट बेच के पेमेंट करेगा तो क्या होगा, तो अपने रिश्तेदारों के दे देगा, दोस्तों के दे देगा, बाकी का पेमेंट करेगा ही। लेकिन होता क्या है, कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट कहती है कि जो भी पैसा मिले आप सब जो इससे लेने वाले हो ना, जितने भी लोग इसके लेनदार हैं, क्रेडिटर हैं, जो लोग इससे पैसा मांगते हैं, उन सबको पैसा मिलेगा, थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा, सबको पूरा भी नहीं मिलेगा और सबको ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में कोर्ट जो है उसकी असेट को अपने अंडर लेगी और जिस जिस व्यक्ति ने उसको जितने जितने पैसे दिए थे उसका एक रेशियो क्रिएट करेगी, अनुपात बनाएगी और उस पैसे को उस अनुपात में बांट देंगे। अब ऐसे केस में मान लीजिए हमने भी उसको कुछ पैसा दिया हुआ होगा तो हमारे पास कुछ पैसा आएगा और कुछ पैसा हमारा डूब जाएगा। वही आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। आई होप कि ये चीज तो आपको समझ में आई होगी। अब मैं एक इलस्ट्रेशन लिख रहा हूँ जिससे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आप इजीली कर सकेंगे। ध्यान देना, रमेश जिससे 4,000 रुपए ले लेते, कितने पैसे ले लेते, 4,000, उससे केवल 40% राशि ही वसूल हो सकती। ये ट्रांजेक्शन है, ये समझ में आगे समस्या है कि रमेश जिससे 4,000 रुपए ले लेते उससे केवल 40% अमाउंट ही वसूल हो सकी। इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, रमेश became insolvent and only 40% amount is realized from his dues of ₹4,000। क्लियर है? एक व्यक्ति है रमेश जिससे हमको कितने रुपए मिलने चाहिए थे, 4,000 रुपए, वो दिवालिया हो गया होगा और दिवालिया होने की वजह से उससे केवल 40% अमाउंट ही मिली। कोर्ट ने प्रोपोर्शनेट डिसाइड किया होगा और उसमें हमारे हिस्से में 40% अमाउंट आई। इंग्लिश वाले बच्चे समझे, रमेश became insolvent कि रमेश दिवालिया हो गया एंड ओनली 40% अमाउंट और केवल 40% जो राशि है इस रियलाइज को वसूल हुई फ्रॉम हिज ड्यूज ऑफ ₹4,000। जो 4,000 रुपए मांगते थे उसमें से केवल 40% अमाउंट रियलाइज हुई। अब यहाँ पे ये जो सवाल है इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 अकाउंट नहीं 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने जब हमने कंपाउंड एंट्रीज पढ़ी थी उसमें आया था कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन भी होते हैं जिनसे 2 से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट होते हैं। तो जिनमें 2 से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड एंट्रीज, और उसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित प्रविष्टि। अब इसमें ध्यान दिया होगा इसमें 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि 3 क्यों हो रहे हैं, 3 इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा कुछ पैसा डूब रहा है और कुछ पैसा कैश मिल भी तो रहा है ना। अब ऐसे केस में 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से, जो पैसा मिलेगा तो कैश के नाम से शो होगा, कुछ मिला है तो कुछ बैड डेट्स भी तो हुआ है, कुछ हो गया हमारा बैड डेट्स, और एक तीसरा जिससे अपन पैसा मांगते थे रमेश। अगर यहाँ रमेश नाम नहीं हो तो इसकी जगह डेटर आ जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो कैश किस टाइप का अकाउंट, संपत्ति है, संपत्ति है तो रियल हो जाएगा। बैड डेट्स किस टाइप का है, नॉमिनल, और रमेश किस टाइप का है, पर्सनल, व्यक्तिगत। हिंदी वाले भी बड़ा आसानी समझ सकते हैं, व्यक्तिगत वस्तुगत नाममात्र, व्यक्तिगत वस्तुगत नाममात्र। ठीक है? अच्छा, इस पे तो रूल लगाने की जरूरत नहीं, हमेशा क्या होगा, यार जितना पैसा डूबेगा तो नुकसान ही होगा। इसमें रूल लगाओ, रियल का रूल, वस्तुगत का वस्तु व्यवहार में आती है तो डीआर, जाती है तो सीआर। अच्छा, पैसे वसूल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो रहे, 40% तो मिल रहे हैं ना, ऐसा वसूल होएगा तो वैसा व्यापार में आएगा तो डीआर। ये पर्सनल का वही रूल, आने वाला डीआर, सीआर। ये तो पैसा देने वाला था,
4,000। अब इस 4,000 में से हमको कितने वसूल हुए? 40%। 4,000 का 40% होता है 1,600। और डूब कितने गए? 4,000 में से 1,600 ही मिले तो 2,400 रुपए डूब गए। तो इस टाइप से इसका ऐसा ट्रांजेक्शन सॉल्व होता है। समझ में आ गया? इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी ये सिखा देता हूं। देखो ध्यान से, ठीक है। 2 डीआर हो रहे थे, एक तो कैश, तो उसी तरीके से लिखेंगे, ऐसा काम हम पहले कर चुके, कैश अकाउंट डीआर। एक दूसरा डीआर कौन हो रहा था? बैड डेट्स, तो बैड डेट्स अकाउंट डीआर। और सीआर कौन हो रहा था? रमेश, तो रमेश। अकाउंट लगाना है तो पोस्ट ऑफिस लगा के अकाउंट लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। रमेश से कितने लेने थे? 4,000। वसूल कितने हुए? कैश कितना आया? 1,600। डूब कितने गए? 2,400। देखो डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहा है, और यही डबल एंट्री कॉन्सेप्ट दोहरा लेखा प्रणाली की यही एक विशेषता है कि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। बड़ा आसान सा काम है। कोई परेशानी के लिए लिखने में थोड़ी सी परेशानी अभी आप लोगों को आती होगी, लेकिन ज्यादा इश्यू नहीं है। धीरे धीरे जैसे सवाल पढ़ते जाएंगे 1-2 महीने बाद आप जो है वो इजीली इस चीज को लिख लेंगे। नॉट एन बिग इश्यू। बीइंग रमेश became insolvent and 40% amount is realized। ब्रैकेट बंद। ये लीजिए, इस तरीके से होगा। अच्छा, इसकी लैंग्वेज को भी वो चेंज कर सकता है। जैसे उसने लिखा कि 40%